अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक खूबरू नौजवान की दास्तान जिस पर एक अंधेरे की रानी दिल व जान से मर मिटी। एक दोशीज़ा की दास्तान जो अपनी मोहब्बत की बका की खातिर शैतानी कुव्वत से टकरा गई। एक मुनसिफ की दास्तान जो खुद कहानी बन गया। कमरे में गूंजने वाली तारिक की चीख इस कदर दहशतनाक थी कि अगर कोई सुन लेता तो एक लम्हे के लिए अपने बदन में दौड़ने वाली बिजली के झटके से गिर ही गया होता। तारिक की आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। वो बिस्तर पर एक झटके से उठ बैठा। उसके जिस्म पसीने से शराबूर था। उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। अचानक उसकी निगाह अपने पाँव के अंगूठों पर पड़ी जो खून से बुरी तरह तर थे। खून की पतली सी धार अब पैरों के तलों से होती हुई बिस्तर की चादर और गद्दे में जज्ब हो रही थी। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। इतनी मध्यम के पैरों से बहने वाले खून की रंगत सुर्ख के बजाय स्याह लग रही थी। उस वक्त उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसका दिल सीने के बजाय कनपट्टियों में धड़क रहा हो। उसने अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हो गया। अचानक उसे गुनगुनाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दी। आम हालात में शायद इस कदर मशहूर कुन हंसी की आवाज़ उसे बेख्तियार अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती, या शायद वो उस परी ज़ात की तलाश में सरगर्दा हो जाता। मगर उस वक्त वो खौफ और हैरानगी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला था। उसने खौफज़दा होकर आवाज़ की सिमत नज़र दौड़ाई, मगर क्या वहाँ तो सिर्फ एक दीवार थी, उसके अपने कमरे की दीवार, जिस पर साया था उस हंसने वाली का जिसने उसकी ज़िंदगी को एक अजाब में मुब्तला कर दिया था। हंसी की आवाज़ बदस्तूर जारी थी और उसी साए से आ रही थी। उस दुश्मन जहाँ का साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर फैल रहा था। तारिक की निगाह भी उसके ताक़ुब में थी। अचानक वो साया खिड़की के रास्ते बाहर निकला और फिर गायब हो गया। तारिक नढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। अपने असाब पर काबू पाने के लिए उसने लंबे लंबे सांस लेना शुरू किए। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, मगर ये आंसू बुज़दिली के नहीं थे बल्कि उसकी बेबसी के थे, क्योंकि उसका मुद्दे मुकाबिल कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक थी जो सफ़े नाजुक होकर भी उसे दुखों के चरखे से लगा रही थी। वो एक साया थी जिसे कैद करना नामुमकिन था, जिसे चोट लगाना महज एक आरज़ू थी जो कभी पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। उस नामालूम बला से पीछा छुड़ाना उसके बस में न था। वो कौन थी, क्या चाहती थी, ये सब उसे मालूम ना था। उसे तो ये भी मालूम ना था कि वो इसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। वो ये सब जानने की ख्वाहिश भी नहीं रखता था। उसकी ख्वाहिश थी तो फ़कत इतनी कि उससे पीछा छूट जाए। वो बिस्तर पर चट लेटा छत को घूरे जा रहा था। पिछले एक हफ्ते से होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात की फ़िल्म उसके दिमाग में चल रही थी। अभी एक हफ्ता कबल ही तो उसने उस सैर आफरीन को ख्वाब में देखा था। वो उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने के लिए कोशा थी, मगर वो था कि उस पर सरसरी निगाह डालने से भी गुरेज़ा था। आखिर उस साहिरा ने अपनी तज़लील का बदला इस तरह लिया कि अपनी उंगली का रुख उसकी दाएं टांग की जानिब किया। फिर ऐसा लगा जैसे उसकी पिंडली में आग लग गई हो। दर्द की शिद्दत से उसकी आँख खुल गई। उसे अपनी टांग से शोले निकलते हुए महसूस हो रहे थे। जब उसने अपनी टांग की जानिब देखा तो उसे हैरत का ऐसा झटका लगा कि उसकी ज़ुबान कंग हो गई। उसकी स्लीपिंग सूट का दायां पांचा घुटने तक जल चुका था और फिर उस ऐसे ही यह साया अपने कमरे की दीवार पर मंडलाता नजर आया। उसके बाद से उस मनहूस साये ने उसका पीछा न छोड़ा और आज ऐसा 5वीं बार हो रहा था। हर बार वो एक नए अंदाज में नमूदार होती और तारिक के लिए तकलीफ़ का ऐसा समा कर जाती कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। माजी में गुज़रे
واقعات اور آنے والے خطرات نے اس کے دماغ میں عجیب و غریب جال بن دیا تھا۔ انہی خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی خوشنما وادیوں میں جا پہنچا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ٹیبل پر رکھی گھڑی نے زور زور سے 6 بجنے کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ رات کے واقعے نے اس کے دماغ کو ابھی تک معوف کر رکھا تھا۔ اتنا لکھنے کے بعد میں نے قلم بند کیا، کاغذ سمیٹ کر ایک جانب رکھے۔ یہاں میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں۔ میرا نام مرزا حیات بیگ ہے۔ میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں اور اس وقت اپنی عمر کے 50ویں برس میں داخل ہو چکا ہوں۔ میرا شعبہ تحریر خوفناک اور مافوق الفطرت ناول لکھنا ہے۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میں ڈراؤنے ناول کیوں لکھتا ہوں۔ شاید کوئی غیر مرئی قوت ہے جو مجھے لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ تھی میرے بارے میں چند خاص باتیں۔ خیر، میں مرزا صاحب کے پاس گیا۔ حسب روایت شطرنج کی بازی ہوئی، حالات حاضرہ پر بحث ہوئی اور چند ادھر کی باتوں کے بعد میں ان سے رخصت ہوا اور گھر کی راہ لی اور ادھورا ناول مکمل کرنے بیٹھ گیا۔ طارق رات والے واقعے سے پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ اس پر ایک اور مصیبت اس کی منتظر تھی، شہلا، جو اس کی کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر اور محبت بھی تھی۔ اس سے کئی بار اس کی پریشانی کا سبب پوچھ چکی تھی، مگر طارق تھا کہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پا رہا تھا۔ اس وقت بھی طارق اور شہلا لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے جب ایک اور مصیبت آ پہنچی۔ یہ مصیبت انجم تھا، جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا سرگرم رکن تھا۔ طارق سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اس کی ان حرکتوں سے طارق بھی عاجز آیا ہوا تھا، مگر وہ کمینے پن کا جواب شرافت سے دینے کا قائل تھا۔ 2 دن قبل انجم نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی، مگر طارق نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور بات آگے بڑھنے نہ پائی۔ اس روز تو انجم سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا تھا، مگر آج وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اسی کی طرح کے 2 غنڈہ نما اسٹوڈنٹ تھے۔ اس نے آتے ہی پینٹ میں اڑیسا ہوا ریوالور نکالا اور طارق کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ طارق بزدل نہیں تھا جو ان سے ڈر جاتا۔ وہ کراٹے میں بلیک بیلٹ ہولڈر تھا اور یونیورسٹی کی ٹیم کا لیڈر بھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی صلح طبیعت اسے حتی الامکان لڑائی جھگڑے سے دور رکھتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ میز پر رکھے ریوالور پر ڈالی اور پھر غور سے انجم کے چہرے کو دیکھا۔ انجم اس کی خاموشی کو بزدلی سے تعبیر کر رہا تھا۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں طارق سے مخاطب ہوا، کیوں بچے، کچھ اثر ہوا میری باتوں کا؟ طارق نے کوئی جواب نہ دیا۔ انجم مزید شے دینے کے لیے بولا، بہت زیادہ اونچے اڑنے کی کوشش مت کرو کبوتر، ورنہ شکرے چیڑ پھاڑ کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا اور میز پر زور سے ہاتھ مار کر واپس چل دیا۔ طارق واپس جاتے ہوئے ان تینوں کی پشت کو گھور رہا تھا۔ شہلا خاموشی توڑتے ہوئے بولی، آخر تم کر کیا رہے ہو؟ اس کے انداز سے جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ طارق اس کے استفسار کے جواب میں صرف اتنا جواب دے پایا، صبر، مگر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ طارق یوں اچھلا جیسے کرسی میں کرنٹ دوڑ رہا ہو، کیونکہ یہ آواز شہلا کی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ طارق بے یقینی کی کیفیت میں بولا، شہلا تم نے کچھ کہا؟ شہلا نے کسی قدر حیرت سے نفی میں سر ہلایا اور بوکھلائے ہوئے طارق کو تکنے لگی، جس کی نگاہیں خالی کرسی پر جمی ہوئی تھی۔ آواز یہیں سے آئی تھی۔ اور پھر طارق نے اس کرسی پر اسی سائے کو دیکھا جو کرسی سے سرکتا ہوا زمین پر اترا اور انتہائی جارحانہ انداز سے انجم اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے لپکا۔ سائے کی رفتار، اس کا معنی خیز جملہ اور انجم کی طرف رخ، تینوں اس بات کی گمازی کر رہے تھے کہ آج انجم کی خیر نہیں۔ وہ چوزا بڑا شیر ہو گیا تھا، مگر آخر ہم نے اسے اس کی اوقات یاد دلا ہی دی، انجم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔
उस वक्त वो यूनियन ऑफिस में बराजमान थे। उनकी तादाद अंजुम समेत 20 के लगभग थी। अंजुम बाकी लड़कों को तारिक से होने वाली मुठभेड़ मिर्च मसाला लगाकर सुना रहा था। वो बोला, देखा साला कैसे डरा हुआ था और चीखा कैसे था। इतना कहकर वो खुद ही हंस दिया। उसके लोफर साथी भी उसके कहके में शामिल हो गए। उसी लम्हे उसे एक अनजानी मगर पुरस्रार आवाज़ सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है चीखने की। और फिर वाकई अंजुम के मुंह से इस कदर दिलजोश चीख निकली कि सब हक्का बक्का रह गए। उसके सामने चंद कदम के फासले पर एक खौफनाक बला खड़ी थी। वो कहने को तो लड़की थी मगर खौफ और दहशत की देवी। अचानक उसने मुंह खोला और फिर दिल दहला देने वाला वो मंजर सामने आया जिसने अंजुम के होश उड़ा दिए। उसके मुंह से नोकीले दांत नमूदार हो रहे थे जो देखते ही देखते होठों के किनारों से बाहर आ गए। उस खून आशाम मंजर को देखकर तो मजबूत दिल इंसान भी होश से बेगाना हो जाता। बेचारा अंजुम क्या चीज़ था। अंजुम ने डरते हुए बोला, कौन हो तुम? जवाब मिलने से पहले ही अंजुम के साथी हैरत से उसकी शक्ल देखने लगे। आखिर एक पूछ ही बैठा, यार कौन है, किस से बातें कर रहे हो तुम? अंजुम ने उसकी तरफ देखे बगैर उंगली से इशारा किया। ये औरत स्याह लिबास वाली, उसकी उठी हुई उंगली मुसलसल कांप रही थी। मगर यहाँ तो कोई नहीं, उसके दोस्तों ने जवाब दिया। उसकी निगाह यूं एक लम्हा के लिए दोस्तों की जानिब उठी, फिर से उस चुड़ैल की तरफ मुड़ गई। सूरत-ए-हाल काफ़ी हद तक उस पर आया हो चुकी थी। अगले लम्हे मंजर बदल चुका था। उस चुड़ैल ने अपना एक हाथ कमर से लगाया और फिर झटके से अंजुम की जानिब सीधा किया। उसे एक झटका सा लगा और फिर अगले ही लम्हे वो हवा में उछलता हुआ मेज़ों के पीछे जा गिरा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी गैर मरी कुव्वत ने उसे उठाकर पटक दिया हो। अंजुम मेज़ पर चत गिरा हुआ था। उसके दोस्त उसके गिर्द जमा थे। उनकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। ऐसे में एक लड़के ने अंजुम का बाजू पकड़कर हिलाना चाहा। बाजू का पकड़ना था कि अंजुम को दर्द का झटका लगा और उसके साथ ही उसे छूने वाला लड़का दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। ऑफिस में बैठे सभी लड़के सहमे हुए ये मंजर देख रहे थे। अंजुम की मदद तो दरकिनार, उनमें इतना हौसला भी ना था कि कमरे से बाहर निकल जाते। अंजुम मेज़ पर चत गिरा हुआ था और वो बला बिल्कुल उसके ऊपर हवा में मौजूद थी। उसकी दहशत से अंजुम को अपना दिल अपनी कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। बला ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ कर कर वापस मोड़ा। अंजुम की ज़ुबान मुंह से खुद ब खुद बाहर निकल पड़ी। उसकी लाख कोशिश के बावजूद ज़ुबान मुंह में नहीं जा रही थी। हवा में मौजूद बला ने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के करीब करना शुरू किया। अगले लम्हे बला ने अपनी हथेलियों को मजबूती से मिला दिया। हाथों के मिलने के साथ साथ अंजुम के जबड़े भी मजबूती से मिलते गए, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान कटकर सीने पर जा गिरी। ज़ुबान से बहने वाला खून गर्दन की दाएं बाएं से गुजरता हुआ मेज़ पर और फिर ज़मीन पर जमा होने लगा। उस पर भी इत्तफाक ना हुआ। अब अंजुम की आंखें हलकों से बाहर आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई ज़ोर से उसका गला दबा रहा हो। उसने अपने हाथ उठाने की कोशिश की मगर ऐसा लगता था जैसे उसके हाथ मेज़ से चिपक गए हों। उस लम्हे बला ने अपना मुंह खोला। एक अजीब सी कराहट आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने अपने दोनों हाथों को दूर से दबाया। अंजुम की आंखों में उसके नोकीले दांत और गोल आंखें चमकती हुई नज़र आ रही थी। अंजुम के मुंह से घटी घटी चीख निकल रही थी जिनमें अब उसके दोस्तों की चीखें भी शामिल हो गई थी। अंजुम का दिल शायद मज़ीद तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकता था, इसलिए उसी लम्हे हरकत करना भूल गया। उसकी दहशत से खुली आंखें बेनूर होकर पथरा गईं और गर्दन एक तरफ मुड़ गई। उसके चार साथी उस खौफनाक मंजर की ताब न लाते हुए बेहोश हो गए। जो होश में थे सर पर पैर रखकर भागे। उसी लम्हे बला का खौफनाक कहका बुलंद हुआ।
अगले लम्हे उसकी शक्ल बदल चुकी थी। वो सुनहरा लिबास देव तन किए हुए एक हसीना के रूप में थी। लिबास और जेवरात से ऐसी किरणें फूट रही थीं जो चेहरे के हुस्न को चार चांद लगा रही थीं। मगर उसका हुस्न देखने वाला वहाँ कौन था? एक लाश जो बदसूरती की इंतहा को पहुँच चुकी थी और चार बेहोश अफराद जिनके होश में आने का कोई इम्कान न था। फिर वो हवा में तहलील हो गई। मैं तोहिल सांस लेकर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया, कलम बंद किया और नामुकम्मल नावल के औराक इकट्ठे किए। रात काफ़ी बीत चुकी थी, चुनाचे मैंने लाइट ऑफ की और सोने की नीयत से लेट गया।